जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 क्लास 11th इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी के भी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और अपने पेपर से पहले इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों, बहुत सारे कॉलेजेस में आया है। तो हो सकता है कि यही पेपर सेम टू सेम आपके कॉलेज में भी आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पूरे पेपर को देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स 100 का दिया गया है दोस्तों। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे दिए गए हैं। निर्देश की बात करें तो पहला निर्देश है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी यह पेपर 4 भागों में ए बी सी और डी में बटा हुआ है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन को। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोग एग्जाम में इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। इतना बड़ा पैसेज है, पढ़ेंगे तो 3-4 मिनट लग जाएगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि जल्दी उठना जो है वो देर से उठने से कैसे लाभदायक है ना, कैसे बेटर है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि early rising leads to health and happiness. The man who rises late can have little rest in the course of the day. Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening, है ना। He was to go without the evening exercise which is so necessary for this health. यहाँ तक आप लिख देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कम भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक नहीं लिखेगा, यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं, है ना। कुल मिला के क्वेश्चन के कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है, जहाँ पे मिल जाए इधर उधर के एक लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कुछ महान विचारक जो हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है दोस्तों कि रात में काम करना, है ना। तो कुछ महान विचारक जो है वो रात में काम क्यों करते हैं, तो कुछ महान विचारक जो है वो रात में काम इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पढ़िए आप, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट, वो कहते हैं, बहुत सारे महान विचारकों का मानना है कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न मिडनाइट ऑयल, कि वो केवल तभी कुछ अच्छा लिख सकते हैं जब वो रात में काम करें, है ना। तो वो रात में काम क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छा कर सकें। बस यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी रात में काम करने के नुकसान क्या है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे दोज हु वर्क एट दैट टाइम, यानी जो व्यक्ति रात में काम करते हैं, सून रेन देयर हेल्थ, जल्द ही अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। बस यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिख देना है, हो गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, यानी कि दिन में काम करने और रात में काम करने से क्या क्या लाभ हैं आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग आवर्स और मिडनाइट आवर्स यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग आवर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, मॉर्निंग और रिफ्रेशिंग आवर्स, और मिडनाइट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख दीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप बना करके लिख लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन, तो आपको बस पैसेज में ऐसे ही ढूंढ करके लिख देना है, हो गया। आपको मैं कहता हूँ जहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा गारंटी के साथ। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, 2 नंबर जोड़ लो, सबका बहुत नंबर हो जाएगा। ई का पहला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, यानी नॉइजी का अपोजिट कौन सा है। तो नॉइजी माने बहुत ज्यादा शोर होना, तो नॉइजी का अपोजिट यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, क्वाइट। क्या मिलेगा, क्वाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए, IET है शायद, हाँ ये हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे पैसेज में ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं ये शब्द होगा। ठीक है ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ढूंढ करके, तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर क्वाइट शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण। ठीक है, तो नॉइजी माने बहुत ज्यादा शोर, तो शांति, क्वाइट माने शांति। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल, तो मिडनाइट ऑयल का मीन क्या है। तो मैं अभी बताया कि मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात्रि में काम करना, तो हम लिख देंगे बर्निंग मिडनाइट ऑयल इज एन आइडियम, कि यह एक कहावत है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल एक कहावत है, दैट मीन्स, यानी जिसका अर्थ होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, टू वर्क लेट इनटू द नाइट मतलब रात में देर तक काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ र्यून, यानी र्यून का सिनोनिम क्या होता है। तो र्यून का सिनोनिम दोस्तों डैमेज भी होता है। ठीक है, डैमेज होता है, स्पॉइल भी होता है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं, राइटिंग पोर्शन। यहाँ पे बोला गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। दिए गए 3 टॉपिक में 10 नंबर आपको मिलेंगे। योर एम इन लाइफ, यानी जीवन में आपका लक्ष्य। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती हुई कीमतें, यानी महंगाई जो बढ़ रही है, इस पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो जिसमें शिकायत करते हुए ये बताओ कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक की शॉर्टेज है। ठीक है, बुक की व्यवस्था करें, ये आपको बताना है। 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अथवा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज, यानी आपके गांव में बाढ़ के बाद कैसी स्थिति है, इसको प्रकाशित करने के लिए एक न्यूज़पेपर के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है। चलिए सेक्शन सी ग्रामर में देख लेते हैं। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी वह देश जो एक राजा द्वारा शासित है, तो राजा का शासन क्या कहलाता है, मोनार्की कहलाता है, यानी राजशाही कहलाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी वह व्यक्ति जो धार्मिक विचारों को त्याग दिया है ना। तो धार्मिक विचारों को त्यागने वाले को बोलते हैं एपोस्टेट, यानी धर्म त्यागी। ये हमारा करेक्ट होगा। अगला है द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट, मतलब परोपकार का सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची क्या है, तो काइंड, काइंड माने दयालु, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निर्दयी, लालची, ये घमंडी तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामर के रूप से यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है।
तो ही इज वर्किंग हियर सिंस 5 ईयर्स एकदम गलत है। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 ईयर्स, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों, है ना, ये हमारा एकदम करेक्ट है। ही हैड बीन वर्किंग एकदम गलत है, यहाँ पर भी ही वर्किंग हियर सिंस 5 एकदम गलत है, हमारा ऑप्शन बी ही एकदम करेक्ट है। अगला है द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड इज, द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड इज, यानी कि एक्सपेंड का एंटोनिम क्या है? एक्सपेंड माने विस्तार करना, तो कंट्रैक्ट मतलब उसको स्मॉल करना यानी छोटा करना, ज्यादा विस्तृत ना होने देना, ठीक है, अविस्तृत होना। चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, दो में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ही सेड आई शेल टेक यू द पुलिस स्टेशन यू रफियन, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? इसको हम लिखेंगे ही सेड दैट ही वुड टेक मी टू द पुलिस स्टेशन, ही वुड टेक मी टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, एंड कॉल्ड मी ए रफियन, एंड कॉल्ड मी ए रफियन, चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लिखेंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही केम टुडे, ठीक है, एंड वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, एंड वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे से। चलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन यानी हमको सिंथेसिस करना है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक का करना है। हर हस्बैंड डिड सी हियर द न्यूज सी फेंटेड, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हर हस्बैंड डिड, ठीक है, एंड अपॉन हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, ठीक है। दूसरा है ही वाज फाइंड ही वाज इम्प्रिजन्ड, तो इसको हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ही वाज फाइंड, फिर कामा लगा देंगे, ही वाज फाइंड कामा एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड, ठीक है, एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड, यहाँ पर एंड लगा देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करना है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, किसी एक को ही करना है, याद रखिएगा। स्विच ऑफ द फाइन, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे, है ना, स्विच ऑफ द फाइन, तो इसको हम लिखेंगे लेट द फाइन बी स्विच्ड ऑफ, क्या लिखेंगे? लेट द फाइन बी स्विच्ड ऑफ। और अगला है यहाँ पर कि इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, इसमें इस टू को हमें हटाना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज हार्ड टू ब्रेक, इट इज हार्ड, इस टू को हटा दो, बस हो गया, इट इज हार्ड टू ब्रेक, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, किसी एक को यहाँ पर करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया है कि ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, इसको हमें करेक्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे ही रिसीव्ड, ठीक है, हैज हटा देंगे, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, शुद्ध हो गया। अगला इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो इसको हम सही करके लिखेंगे इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, हो जाएगा ये भी। चलिए अब यहाँ पर दो आपको होमोफोन दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ताकि इनके अलग अलग अर्थ हमको पता चल सके। तो इस बर्थ का मतलब होता है किसी का जन्मदिन या बर्थडे, ठीक है, और इस बर्थ का मतलब होता है सीट, या कह लो जैसे ट्रेन वगैरह की बर्थ होती है उसको हम सीट बोलते हैं, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, है ना, तो क्या है? बर्थ का मतलब होता है ट्रेन वगैरह, बस वगैरह की सीट, ठीक है। और यहाँ पर कैनवास का मतलब क्या है? एक प्रकार का कपड़ा, है ना, एक प्रकार का कपड़ा होता है। और इस कैनवास का मतलब क्या होता है? किसी लोगों के भारी समूह से क्या करना दोस्तों? वोट मांगना या फिर राय मांगना, उसको बोलते हैं कैनवास। तो दोनों का आप लोग अपने वाक्य में प्रयोग करके अलग अलग अर्थ स्पष्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन बोला गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, इसको हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्ति का निर्माण। तो हम लोग लिखेंगे मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ए हैप्पी लाइफ, मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ए हैप्पी लाइफ एज इट इज व्हाट बिल्ड्स ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन, है ना, ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन। आगे है कि बदले दौर में नशे की लत, है ना, यानी इन दीज चेंजिंग टाइम्स, बदले दौर मतलब इन दीज चेंजिंग टाइम्स, नशे की लत मतलब ड्रग एडिक्शन, ठीक है, और जीवन शैली का प्रभाव मतलब एंड लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, यानी जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो इन्फ्लुएंसेस आर डैमेजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल, ठीक है, मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल। इसके कारण फसाद होते हैं, हताशा होती है और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लीडिंग टू ए रैपिड इंक्रीज इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन एंड सुसाइड, ठीक है। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए सेक्शन डी हम लोग लिटरेचर के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों में हमें लगभग उत्तर देना है। तो ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर इन द विलेज, यानी दादी माँ का दैनिक क्रियाएं क्या होती थी देहातों में यानी गाँव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस केम इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर इन द सिटी, यानी कि लेखक और उनकी दादी माता के प्रति जो रिश्ते थे उनमें क्या बदलाव आया शहर जाने के बाद। बी नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड द चिल्ड्रन शो करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी बच्चों ने मुसीबत के दौरान कैसे साहस दिखाया। और हाउ डिड द नरेटर फाइनली रीच सेफ्टी, यानी लेखक जो है या वर्णनकर्ता जो है कैसे फाइनली मतलब परिणामतः सुरक्षित वो पहुंच गया, ठीक है, हमें ये बताना है। 8वां क्वेश्चन है, दो में से किसी एक को करना है, यहाँ पर भी 7 नंबर आपको मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 शब्दों में उत्तर देना है। एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न साइंस हैज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट स्पेशली विथ रेफरेंस टू किंग टूट, यानी आप हमें ये बताइए कि आधुनिक विज्ञान जो है वो अतीत के रहस्यों को खोलने में किस प्रकार से मदद कर रहा है। रेफरेंस कौन सा लेना है? राजा टूट वाला, ठीक है, किंग टूट का रेफरेंस लेकर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द फैमिली ड्यूरिंग द वॉयेज, ड्यूरिंग देयर वॉयेज, ठीक है, यानी परिवार अपनी यात्रा के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया आपको बताना है। और हाउ डिड दे ओवरकम देम, और वो कैसे उससे काबू पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है यानी स्टैंजा दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का उत्तर हमें करना है। 6 अंक यहाँ पे मिलेंगे, 3 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं। तो राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम व्हिच द एक्सट्रैक्ट इज टेकन, तो देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस, ये किस चैप्टर का है भैया? तो द लेबरनम टॉप का है, ठीक है, द लेबरनम टॉप का है। बात करें इसके पोएट कौन है, तो पोएट है टेड
टेड ह्यूजेस। कौन है? टेड ह्यूजेस। बताया था ना, ये पढ़े होंगे पोएम तो आप जानते ही होंगे, है ना, टेड ह्यूजेस। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हु इज सी इन द पोएम, यानी इस पोएम में सी किसको कहा गया है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप्स। तो देखिए आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इस पोएम में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस पोएम में भैया गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में चर्चा की गई है। तो सी यहाँ पर किसको कहा गया है? गोल्ड फिंच बर्ड को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हु इज सी इन द पोएम, तो हम लिख देंगे गोल्ड फिंच बर्ड इज सी इन द पोएम। ठीक है, हो गया। अब आगे पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन द बर्ड इंटर्स द नेस्ट, यानी जब वह चिड़िया घोंसले में जाती है तो क्या क्या हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप। जैसे वो घुसी ऐसा लगा जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई हो। आप चिटरिंग्स यानी चहचहाने की, एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की, एंड ट्रिलिंग्स, है ना। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, बस हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 अंक आपको मिलेंगे। एक फोटोग्राफ, द लेबनन टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है 2 में से किसी एक प्रश्न का, है ना। 8 अंक आपको मिलेंगे, 4 अंक इन दोनों में से किसी एक का और 4 अंक इन दोनों में से किसी एक का। तो व्हाई डिड आराम एंड मुराद स्टील द हॉर्स, यानी आराम और मुराद ने घोड़े क्यों चुराए। ठीक है, अथवा हाउ डज मुराद जस्टिफाई स्टीलिंग द हॉर्स, और मुराद ने घोड़े को चुराना उचित क्यों समझा। ठीक है, ये आपको बताना है। और बी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नरेटर विजिट हर फॉर्मर होम, यानी कि नरेटर जो है अपने पुराने घर घूमने क्यों गया। एंड हाउ डिड द वुमन रिएक्ट व्हेन द नरेटर आस्क्ड फॉर द बिलोंगिंग्स, आपको ये बताना है। 12वें में देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को करना है, 7 अंक आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द एड्रेसेस इन द स्टोरी, यानी द एड्रेसेस टाइटल का आपको महत्व बताना है कि इस स्टोरी का टाइटल द एड्रेस क्यों रखा गया है। और डिस्कस द रोल ऑफ मिस्टर एनी विल्सन इन द स्टोरी एंड हाउ शी ट्रीटेड बाय हर फैमिली, यानी कहानी में मिस्टर एनी विल्सन का आपको क्या बताना है, भूमिका बताना है। एंड हाउ शी ट्रीटेड बाय हर फैमिली, यानी उनकी फैमिली द्वारा उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, ये आपको बताना है। यहाँ से हमने पूरा पेपर देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।